So, good evening to students. I am Sahil Mittal. I have done my graduation and post graduation from Punjab University, Chandigarh. Welcome to the my YouTube channel मेरा सवाल मैथमेटिक्स। जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो अपने जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और जल्दी से जल्दी इस क्लास को अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कीजिए। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आज हम अपना क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो लेट अस डिस्कस। So there is a section A, multiple choice question. So the first question is, the xylem in plants are responsible for. The answers are A, transport of water, B is transport of food, and C is transport of amino acids, and D is transport of oxygen. पादप में जाइलम किस लिए उत्तरदायी है? A is जल का स्वहन, B is भोजन का स्वहन, C is अमीनो अम्ल का स्वहन, and fourth one is ऑक्सीजन का स्वहन. So the right answer is A, transport of water. Why ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ही क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा जाइलम होता है उसके पास चार पार्ट्स होते हैं, वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर सॉरी। सो ये चार चीजें मिलके क्या बनाएंगी? एक जाइलम का स्ट्रक्चर बनाती हैं। जो ये स्ट्रक्चर जब बनेगा तो वेसल्स के ऊपर ट्रैकीड्स होंगी, ट्रैकीड्स के ऊपर वेसल पैरेन्काइमा होगा, वेसल पैरेन्काइमा के ऊपर जाइलम फाइबर्स होगा। तो ये जो चार चीजें मिलके एक सैप बना लेती हैं, जिसकी वजह से रूट से ऊपर तक स्टेम्स जो भी होती हैं वहां तक पानी जाता है। सो द राइट आंसर इज ए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। सो अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में आके अपना नाम बता दीजिए। सो द नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी? अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एंड द ऑप्शंस आर, ए इज रेस्पिरेशन, जैव प्रक्रम, एंड द बी इज लाइफ प्रोसेस श्वसन, एंड द सी इज उत्सर्जन एक्सक्रीशन, एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। सो द राइट आंसर इज सी, एक्सक्रीशन। आपको नाम से क्लियर हो रहा है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, C1 इज उत्सर्जन। एक्स मतलब कि अगर कोई चीज बाहर जा रही है, रिमूव हो रही है। क्रिएशन मतलब कि कोई भी बॉडी कुछ भी वेस्ट मटेरियल कुछ भी क्रिएट कर रही है तो उस चीज को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। सो द राइट आंसर इज एक्सक्रीशन। सो किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी पूछना है तो वो कमेंट बॉक्स में आके अपना नाम और कमेंट कर सकता है। So the third question is, next one is, third question is, the largest gland in human digestive system is, मानव के पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि है। A is यकृत, B is लार ग्रंथि, C is अग्नाशय, and D is जठर ग्रंथि। And in the English, A is a liver, B is a salivary gland, C is a pancreatic gland, and D1 is a gastric gland. So the right answer is A, liver, and the A is यकृत। सो लीवर को हम लार्जेस्ट ग्लैंड ही क्यों बोलेंगे? इसको हम लार्जेस्ट ग्लैंड इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो जितनी भी डाइजेशन होती है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स की है, चाहे वो प्रोटीन्स की है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, जितना भी कुछ है वो सब कुछ हमारा लीवर ही डाइजेस्ट करेगा। सो इसलिए हम इसको लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। समझ में आ गया? तो जितने भी हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन्स क्लोटिंग करने में, कुछ भी जो भी नेसेसरी चीज होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, सब कुछ उसको कौन करेगा? लीवर। सो किसी भी बच्चे को अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम कर सकता है।
ओके, सो देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे दिल के कितने कोस्ट हैं? एंड द ऑप्शंस आर A is 2, B is 4, C is 3 and D is 1. How many chambers of the heart are there in our body? A is 2, B is 4, C is 3 and D is 1. सो इतना तो बच्चों को पता ही होगा, हम जैसे सिलेबस डिस्कस किया है कि हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। हम उसको 4 चैम्बर्ड ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो शेप होती है हमारे जो हार्ट की वो 4 चैम्बर्ड में होती है। 4 चैम्बर्ड लाइक दिस, 2 उसमें आर्टरीज होंगी, 2 उसमें वेन्स होंगी। सो हमारे जो हार्ट में, ह्यूमन का जो हार्ट होता है ना, उसमें होती है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन समझते हो? डबल सर्कुलेशन मतलब कि एक साइड से तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आएगा कहां से? लंग्स से हार्ट तक, फिर हार्ट से वापस वो नीचे जाएगा लंग्स तक। तो डबल सर्कुलेशन चल रही है। एक साइड से तो मतलब कि चल रहा है जो हमारा अच्छा खून है वो जा रहा है हार्ट की, दूसरी साइड से जो गंदा खून है, मतलब एक साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जहां जो ऑक्सीजन लेके जाएगा, दूसरी साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो भी मतलब कि गंदा खून होगा। तो एक टाइम पर डबल सर्कुलेशन चल रही है, तो डबल सर्कुलेशन 2 में तो चल नहीं सकती, इसलिए हमारा जो हार्ट होता है ना वो 4 चैम्बर्ड होता है ताकि डबल सर्कुलेशन हो सके। एक साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो इसका राइट आंसर होगा हाउ मेनी चैम्बर्ड ऑफ द हार्ट आर देयर इन योर बॉडी इज 4 चैम्बर्ड। सो कोई भी बच्चे को कुछ भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है। ओके, सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार में कौन सा एंजाइम होता है? A is LAR amylase, B is pepsin, C is schleusma and D is उपरोक्त सभी। Which enzyme is present in saliva? So क्वेश्चन से आपको पता लग रहा होगा, जहां सलाइवा आ गया वहां क्या आंसर बनेगा इसका? सलाइवरी अमाइलेज। द राइट आंसर इज A is सलाइवरी अमाइलेज, लार अमाइलेज। जो हमारा माउथ होता है ना, मुंह होता है, मुंह के अंदर क्या होती है? जो अपने मुंह का अंदर वाला पार्ट होता है ना, उसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी। सो इस बक्कल कैविटी के बीच में क्या होती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं? सलाइवा सिक्रीट करती हैं। ये सलाइवा सिक्रीट करेगा सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम है जो इसको सिक्रीट करेगा। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? जो भी हमारा हम फूड लेते हैं उस फूड को सॉफ्टन करके इजीली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सो द राइट आंसर इज सलाइवरी अमाइलेज, लार अमाइलेज। जो हमारे मुंह पे, हिंदी में तो पता ही है लार, जो हमारे मुंह में लार सिक्रीट होती है, लार जिसको हम थूक कह देते हैं उसको। Which enzyme is present in saliva? Then the answer is salivary amylase. So the next question is how food and energy requirements of autotrophic organisms are met? सबहोशी जीव की भोजन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं किस प्रकार पूरी होती हैं? A is जैव परिक्रम, B is प्रकाश संश्लेषण, C is उत्सर्जन and D is श्वसन। How food and energy requirements of autotrophic organisms are met? Life processes, photosynthesis, excretion and respiration। सबसे पहले तो आपको ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पता होनी चाहिए। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऑटोट्रोपिक, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे जो अपना न्यूट्रिशन खुद ही बनाते हैं और खुद ही सब कुछ करते हैं, मतलब किसी और के ऊपर उनको डिपेंड नहीं रहना पड़ता अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए। सो द राइट आंसर इज बी, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का कोई एग्जांपल बता सकता है मेरे को? एग्जांपल आएगा ग्रीन प्लांट्स। जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होंगे ना वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स को कुछ चाहिए ही नहीं है, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। तो यहाँ जहां पे भी ऑटोट्रॉपिक आ गया ना, ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस से रिलेशन रखना,
ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। सो द आंसर इज फोटोसिंथेसिस। किसी भी बच्चे को अगर कुछ भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज क्रैम्प्स इन अवर मसल्स ड्यू टू सडन एक्शंस। हमारी पेशियों में अचानक किसी क्रिया को होने में से क्रैम्प का कारण निम्नलिखित में से कौन बनता है? And the options are A is ethanol, B is lactic acid, C is carbon dioxide and D is water. So हिंदी में A ethanol, B lactic अम्ल, C carbon dioxide and D is जल। So पहली बात तो आपको ना इसका आंसर रहेगा B lactic acid, lactic acid। So क्रैम्प्स पड़ते क्यों हैं हमारी मसल्स में? हमारी मसल्स में क्रैम्प इसलिए पड़ते हैं क्योंकि आपको पता होगा जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज करने के टाइम आपको बहुत अच्छे से सांस चढ़ जाती है, तो सांस चढ़ने की वजह से आपका जो हार्ट बीट है, वो प्रेशर है जो हार्ट में वो बढ़ जाता है। उस प्रेशर के बढ़ने के कारण आपकी जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर कुछ एरियाज में पहुंच नहीं सकती। एज लाइक मसल्स में जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उसमें नहीं पहुंच पड़ती, कभी मतलब हमारे बैक में नहीं प्रॉपर जाती। तो इसका रीजन क्या है? लैक्टिक एसिड। वहां पे क्या हो जाता है, हमारे जब ब्लड पहुंचता ही नहीं है हमारी बॉडी में, ब्लड ना पहुंचने की वजह से वहां पे किसकी प्रोडक्शन हो जाती है? लैक्टिक एसिड की। जहां लैक्टिक एसिड आ जाएगा वहां पे क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लैक्टिक एसिड वहां क्रैम्प डालेगा जहां पे सडन एक्शन होगा। सडन एक्शन, कई बार आप कभी जिम जाते हैं तो जिम जाने में कई बार अपने पेन होने लग जाता है बॉडी में, या आप ज्यादा से ज्यादा भागने लग जाते हैं तो हमारे चेस्ट में पेन, हमारी छाती में पेन होने लग जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जिस ऑक्सीजन की कमी से वहां पे ऑक्सीजन की जगह लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है। जो लैक्टिक एसिड क्या करता है, वो फिर क्रैम्प्स देने लग जाता है हमारे मसल्स में। हम भागते हैं, कई बार हमारे क्रैम्प आ जाता है। वो क्रैम्प किस लिए आता है? इस लैक्टिक एसिड्स की वजह से आता है हमारे क्रैम्प। ठीक है, सो अगर किसी भी बच्चे को कुछ डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकता है। तो चलो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन। ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट में विखंडन कहां पर होता है? क्वेश्चन में देखिए एक बार, यही है क्रैम्प। देन नेक्स्ट वन इज क्रैम्प वाला क्वेश्चन हो गया, और नेक्स्ट वन ही है हमारे द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट। हाँ ये क्या, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन। कहाँ होता है ये? हमारी पहली बात तो पायरुवेट का पता होना चाहिए। पायरुवेट होता क्या है? पायरुवेट एक तरह का एटीपी की फॉर्मेशन है। पायरुवेट से ही जो ग्लूकोज है ना हमारी बॉडी में, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है पायरुवेट में। पायरुवेट का मतलब आपको मैं समझाऊं कि जैसे हमारी बॉडी को कोई भी एनर्जी चाहिए, ठीक है, अगर एनर्जी चाहिए, एनर्जी हमारी बॉडी में कौन सी फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में। जो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में हमारी बॉडी में होती है, तो वो ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होगी। सो ये पायरुवेट फिर मतलब बनता क्या है? इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जो पायरुवेट है ये ब्रेक डाउन कैसे होगा ताकि एटीपी की फॉर्मेशन हो जाए। तो यहाँ जो काम करेगा वो करेगा माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो पता होगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारा पावर हाउस, जहाँ पे मतलब जितनी भी एनर्जी फॉर्मेशन होती है वो वहीं बनती है। हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो स्ट्रक्चर है ना, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसके अंदर ना क्रिस्टियाइज होते हैं ऐसे करके। ये जो क्रिस्टियाइज होते हैं ना, इसके अंदर साइटोक्रोम्स होते हैं। साइटोक्रोम्स हो गए। ये साइटोक्रोम्स क्या होते हैं? जो ये ग्लूकोज से पायरुवेट बना ना, ये पायरुवेट यहाँ जाके डिपॉजिट हो जाता है सारा पायरुवेट। ये जब यहाँ जाके सारा पायरुवेट डिपॉजिट हो गया ना, ये डिपॉजिट ये एक तरह की आप मान के चलो कि एनर्जी की फॉर्म में मतलब डिपॉजिट हो गया। जब भी अपने को कोई भी काम करना होता है तो यहाँ से एटीपी बाहर आके अपनी बॉडी उसको यूज कर लेती है। तो ये लिखा था ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। कहाँ बनेगा पायरुवेट? ऑक्सीजन की हेल्प से। कहाँ बनेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में, बी। आंसर क्या है? बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। सो अगर किसी भी बच्चे को कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकता है मेरे को, या कमेंट सेक्शन में बता सकता है। सो द नेक्स्ट वन इज विच इफ द फॉलोइंग एंजाइम एक्ट इन एसिडिक एनवायरनमेंट।
निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्य करता है? पहला है ऑप्शन ट्रिप्सिन, दूसरा है पेप्सिन, तीसरा है अमाइलेज, चौथा है लाइपेज। इन इंग्लिश इज ए इज ट्रिप्सिन, बी इज पेप्सिन, सी इज अमाइलेज एंड डी इज लाइपेज। सो इसका आंसर है बी, पेप्सिन। जो हमारा पेप्सिन एंजाइम है, जो हमारा पेप्सिन एंजाइम है ना, वो काम ही तब करेगा जब एसिडिक मीडियम होगा। ये प्रोसेस हम पढ़ेंगे, स्टमक के अंदर आता है। जो हमारा स्टमक होता है ना, स्टमक के अंदर HCl होता है, जो वो HCl क्या होएगा, जब तक हमारे स्टमक में HCl नहीं होगा तब तक पेप्सिन क्या हो जाएगा, वो ही नहीं करेगा, वो एक्टिव नहीं होएगा। हमारे स्टमक में जब HCl बनेगा, HCl से क्या हो जाएगा, पेप्सिन होता है हमारी बॉडी में, पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, एक्टिव नहीं होता। जब ये HCl हमारी स्टमक में बनेगा, ये स्टमक में HCl बन गया, HCl ने क्या कर दिया, इस पेप्सिन को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने की वजह, जो ये पेप्सिन है, जो हमारी बॉडी में जितना भी प्रोटीन हम फूड में लेते हैं, सारे प्रोटीन को ये क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। तो पेप्सिन क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में जब HCl आया, HCl ने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया पेप्सिन को। जो ये पेप्सिन जब एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट होने की वजह से आगे जो हमारी फूड में जितना भी हमने प्रोटीन खाया, उस प्रोटीन को अच्छे से डाइजेस्ट कर देगा। So the answer is पेप्सिन, B पेप्सिन। ओके, सो किसी भी बच्चे को अगर कुछ डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकता है। The next one is which of the following enzyme is found in pancreatic juice? जो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशिक रस में पाया जाता है? A is amylase, B is sucrose, C is pepsin and D is trypsin. Which of the following enzyme is found in pancreatic juice? Pancreatic juice बोला इन्होंने कि कहाँ कहाँ मिलता है। So the right answer is right answer है इसका है राइट आंसर ट्रिप्सिन, D ट्रिप्सिन। जो हमारा पैनक्रिएटिक जूस है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम फाउंड इन पैनक्रिएटिक जूस, जो भी हमारे इन सब में से कौन सा एंजाइम है जो पैनक्रिएटिक जूस में पाया जाता है? अमाइलेज, सुक्रेज, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। जो हमारा पैनक्रिएटिक जूस है, ये पैनक्रियाज इसको सिक्रीट करेगा, पैनक्रियाज इसको सिक्रीट करेगा। इसके पास क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, लाइक ट्रिप्सिन, ट्रिप्नोसिनोजन, ऐसे करके बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। और ये जो भी एंजाइम्स है, ये किस लिए हेल्प करेंगे, हमारे फैट्स को डाइजेस्ट करने में, हमारे लिपिड्स को डाइजेस्ट करने में, हमारी कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में। जितने भी हमारे फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी कुछ होता है ना, वो सारा पैनक्रियाज ही उसको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करेगा। पैनक्रियाज क्या करेगा, पैनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करेगा, फिर ये पैनक्रिएटिक जूस किसको करेगा, ट्रिप्सिन को। ये जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन फिर आगे फैट्स, जितने भी लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सबको डाइजेस्ट करेगा। ओके ओके, सो नेक्स्ट वन इज द what is the process that converts light energy into chemical energy? इनमें से कौन सा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? A इज श्वसन, B इज प्रकाश संश्लेषण, C इज दोनों A एंड B, D उपरोक्त में से कोई नहीं। एंड द इंग्लिश इज A इज रेस्पिरेशन, B इज photosynthesis, C is both A and B, and D is none of the above. And the answer is B, photosynthesis. So हम इसको पहले ब्रेक डाउन करके लिखते हैं photosynthesis को। Photosynthesis, photo means light, synthesis means कोई भी चीज को बनाना, मेड करना, सिंथेसाइज करना। तो इसमें यही लिखा है कि एक कोई भी प्रोसेस बताओ जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल रहा है। जो ये लाइट है बन रही है, ये किस लिए कन्वर्ट हो रही है, दो हमें फूड एनर्जी। यहाँ पे प्रोसेस आएगा फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि किसी भी चीज की लाइट एनर्जी को हमने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। जैसे जो फूड, हमारे जो ट्रीज और प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सनलाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो वहां पे क्या हो जाती है, लाइट एनर्जी काम कर रही है। लाइट एनर्जी क्या कर रही है, उसको केमिकल में चेंज कर रही है, कोई केमिकल बना रही है, लाइक ग्लूकोज। So the right answer is photosynthesis.
What is the process that converts light energy into chemical energy? The photosynthesis is the process that converts light energy into chemical energy. So अब इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हो. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स कोई भी चीज को बनाना. So the right answer is B, photosynthesis. So किसी भी बच्चे को अगर कुछ डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकता है. So the next one is question number is 12. The movement of food from stomach to small intestine is controlled by. अमाशय से शुद्रांशर में भोजन जाने किसके द्वारा नियंत्रित होता है? A is valve, B is अवरोधिनी पेशी, C is धीरद्रोम, D is उपरोक्त सभी. A is valve, B is sphincter muscle, C is villi, and D is all above the above. And the right answer is B, sphincter muscles. अवरोधिनी पेशी, sphincter muscles. ये हमारे स्टमक से लेके जो नीचे इंटेस्टाइन होती है उसके बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक होल होता है जिसको हम कहते हैं स्पिंचर मसल्स. स्पिंचर मसल्स, ये जो मसल्स होती हैं ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम करती है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्या होती है? जब फूड आता है तभी ओपन हो जाती है, जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है या कुछ भी हमारे कई बार एसिडिटी बन जाती है तो जो क्या होता है, एसिडिटी का मेन फंडा क्या होता है, जो स्पिंचर है ना, ये स्पिंचर जो वॉल है ना ये खुल जाती है. जो हमारा फूड में जो भी एसिड बन जाता है वो पीछे आने लग जाता है फूड पाइप में, जिसकी वजह से हमारी एसिडिटी बनती है. तो ये स्पिंचर जो मसल्स होती है ना ये कंट्रोल करती हैं फूड को ताकि वो प्रॉपर स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए, ताकि वो बैक फ्लो ना हो जाए, जिसकी वजह से हमें हमारी चेस्ट में पेन होने लग जाता है. तो यहाँ इसका मतलब ये है, द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन कंट्रोल्ड बाय स्पिंचर मसल्स. अगर ये मसल्स नहीं होंगी तो हमारा फूड प्रॉपर स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं जाएगा, जिसकी वजह से हमारे ज्यादा से ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और वो लीड करता है वेरियस डिसीजेस को, जिससे बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं. सो द राइट आंसर इज स्पिंचर मसल्स, 12th. And the next one is question number 13. Okay. Chlorophyll is found in which cell organelle? Chlorophyll किस कोशिकांग में पाया जाता है? A is mitochondria, B is केंद्रक, C is हरित कवक, and D is उपरोक्त सभी. Chlorophyll is found in which cell organelle? A is mitochondria, B is nucleus, C is chloroplast, and D is all of the above. And the right answer is chloroplast. जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है ना उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल क्या होता है ना, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, ग्रीन प्लांट्स जो भी हमारे लीव्स का ग्रीन कलर होता है वो सब क्लोरोफिल की वजह से होता है. क्लोरोफिल की वजह से ही सब कुछ होता है. क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल का मेन काम क्या है? क्लोरोप्लास्ट से आगे क्लोरोफिल बन गया. ये जितना भी क्लोरोफिल होएगा ये क्लोरोफिल क्या करेगा? जो भी हमारी सनलाइट होएगी ना लीव्स के थ्रू, तो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो सके. जितनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी उतना ज्यादा फूड अच्छे से प्रिपेयर होगा. सो यहाँ पे मतलब क्या बोला ना, क्लोरोफिल इज फाउंड इन विच सेल ऑर्गेनली. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होएगा. ये क्लोरोफिल क्या करेगा? जितनी भी सनलाइट होएगी हमारी इन्वायरमेंट के अंदर उसको अच्छे तरीके से मतलब सोक करेगा, मतलब सोक लेगा उसको, ताकि ज्यादा से ज्यादा लीव्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करें. एब्जॉर्ब मतलब उसको अच्छे तरीके से मतलब कि अच्छे तरीके से सोख लें. जितना ज्यादा सोखेंगे उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ही ज्यादा अच्छे से फूड अच्छे से प्रिपेयर होएगा. ओके बच्चे, तो किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकता है. सो द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ थिक वॉल? थिक मीन्स मोटी. ए इज आर्टरी, वेन, बोथ ए एंड बी, एंड डी इज सेल्स. निम्नलिखित में से किसकी भित्ति मोटी है? धमनी, शिराएं, दोनों ए और बी, कोशिकाएं. सो इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में कि इन सब में से कौन सी जो है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज अ थिक वॉल, सबसे ज्यादा मोटी भित्ति किसकी है? सो इसमें हम लिखेंगे ए ऑप्शन है आर्टरी, बी वेन्स, बोथ ए एंड बी, एंड सी. इसमें हम लिखेंगे आर्टरी. द राइट आंसर इज ए, आर्टरी. हम आर्टरी ही क्यों बोल रहे हैं?
क्योंकि जो आर्टरी होती है ना वो बहुत ज़्यादा थिक इसलिए होती है क्योंकि हमारे आर्टरी में जो हमारा ब्लड होता है ना उसका जो प्रेशर होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है। ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने की वजह से अगर आर्टरी मोटी नहीं होगी तो हमारा जो ब्लड है वो बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, अंदर खून आ जाएगा, तो अंदर खून आने की वजह से फिर हमें बहुत सारी बीमारियां लगेंगी। सो इसलिए ये मोटी होती है क्योंकि हमारे वहाँ पे ब्लड सबसे ज़्यादा होता है और वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, वहीं से ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है जिसकी वजह से वो थिक होती है। समझ आ गई सब बच्चों को? सो द आंसर इज ए आर्टरी। हिंदी में है ए इज धमनी। Okay, so next one is okay. What is the limb of walking in paramecium? And the options are A is pseudopodia, B is flagella, C is cilia, and D is legs. पैरामीशियम में चलने का अंग कौन सा है? ए इस पादाव, बी इस फ्लैजेला, सी इस पक्षाभ एंड डी इस पैर। सो पैरामीशियम का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, पैरामीशियम ना कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है पैरामीशियम का, लाइक दिस। पैरामीशियम के ना सारी बॉडी पे ये ऐसे ऐसे करके ना एक लॉन्ग लॉन्ग लाइनिंग होती है, बहुत ज्यादा पतली पतली होती है। ये अपने को नेक्ड आइज में दिखती है, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना तभी हमें ये दिखेगी प्रॉपर अच्छे से। सो जो इसका मेन आंसर रहेगा वो है सी, सीलिया। इस जो आउटगोइंग होती है ना, क्योंकि इसके पास पर्टिकुलरली कुछ है ही नहीं आगे पीछे जाने के लिए, तो जो ये सीलियाज होते हैं ना, ये सीलियाज क्या काम करते हैं? ये सीलियाज इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, तो यहाँ आंसर आएगा सीलिया। एंड इन द हिंदी इज सी पक्षाभ। जो ये सीलिया होंगे ना, ये बीच में इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, वेक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, सारे बीच में इसके अंदर सेल ऑर्गेनलीज होती हैं जो बाहर होते हैं ना, ये सीलिया होते हैं इसके अंदर। तो ये सीलिया है ना, ये इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं ताकि ये एक जगह से दूसरी जगह जा सके, अपना फूड खा सके, अपना फूड मतलब किसी भी चीज के लिए ये मूवमेंट करेगा, अपने फूड के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। तो ये जो सीलिया है ना, इसका मेन तो इसका वॉकिंग में हेल्प करते हैं। लिम्ब का मतलब होता है कि एक ऐसी ऑर्गन जो किसी भी चीज को चलने के लिए हेल्प करे। जैसे फोर लिम्स, हाइंड लिम्स होती हैं। फोर लिम्स मतलब आगे वाली, हाइंड लिम्स मतलब पीछे वाली। तो पैरामीशियम में ये पूरा सीलिया से कवर्ड होता है, जो सीलिया ये हेल्प करते हैं। ओके, किसी भी बच्चे को कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। सो नेक्स्ट वन इज ओके, 16th क्वेश्चन है, पादपों में गैसों का आदान प्रदान किसकी सतह से होता है? ए इस तना, बी इस जड़, सी इस पत्तियों एंड डी इस उपरोक्त सभी। Exchange of gases in plants takes place from which surface? Stem, root, leaves and all of the above. So इसका राइट आंसर क्या है? आंसर इज सी, लीव्स। जो हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं वो कौन करता है? सारी लीव्स करते हैं, क्योंकि लीव्स होते हैं ना, लीव्स के अंदर स्टोमेटा है। स्टोमेटा का ना स्ट्रक्चर ऐसे होता है, किडनी शेप। दो स्टोमेटास होते हैं, दो स्ट्रक्चर होता है, एक तो ओपन और एक बिल्कुल क्लोज होएगा। जो ये ओपन वाला होएगा ना, दिन के टाइम में ये ऐसे क्लोज्ड होंगे और ओपन के टाइम में ये ऐसे खुले होते हैं रात के टाइम में, ठीक है। जिस टाइम ये क्लोज होंगे उस टाइम क्या हो जाएगा? जिस टाइम ये क्लोज होंगे तो कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा, जिस टाइम ये खुले होंगे उस टाइम एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। तो इन्होंने यही पूछा क्वेश्चन में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स टेक्स प्लेस फ्रॉम हु सरफेस? लीव्स। क्या लिखोगे? लीव्स। लीव्स के अंदर क्या होता है? स्टोमेटा होता है। जो स्टोमेटा कितनी भी है, जितनी भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो सारी स्टोमेटा करेगा। स्टोमेटा के अंदर पोर्स होते हैं, यहाँ पे बाहर पोर्स होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर और अंदर करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन करता है? लीव्स। सो हिंदी में कैसी? पत्तियां। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी किडनीज आर देयर इन ह्यूमन? ये तो बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है कि हमारे ह्यूमंस के अंदर किडनियां दो ही होती हैं। सो आंसर इज बी, 2 किडनीज आर देयर। अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे किडनी का तो ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनीज लाइक दिस, ऐसे बीन शेप्ड होती हैं, बीन शेप्ड होगी। तो मानव में विकृत होती हैं 1 2 3 4। आंसर इज बी, सेकंड। किडनी, 2 किडनी होंगी हमारी बॉडी में। ओके स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट वन इज
बाइल जूस इज सिक्रेटेड फ्रॉम, पित्त रस कहाँ से स्रवित होता है? ए इज अग्नाशय, बी इज लार ग्रंथि, सी इज यकृत एंड डी इज जठर ग्रंथि। बाइल जूस इज सिक्रेटेड फ्रॉम, bile juice is secreted from pancreas, salivary glands, liver and gastric glands। ऊपर क्वेश्चन देख लो, यही है ना क्वेश्चन। ओके, द बाइल जूस इज secreted from pancreas, salivary glands, liver and gastric glands। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? लीवर है। सो इसका आंसर आएगा बाइल जूस इज सिक्रेटेड फ्रॉम सी इज लीवर, सी लीवर, यकृत। जितना भी मैंने आपको पहले ही बताया, पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लीवर है। तो जो लीवर है, लीवर तो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है और सबसे बड़ी, सारा कुछ उसी ने करना है, चाहे बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, मतलब उनसे होते ही सिक्रीट होगा सब कुछ। तो बाइल जूस सिक्रेटेड कहाँ से होगा? लीवर से होगा। जो हमारा लीवर है वो बाइल जूस सिक्रेट करेगा। बाइल जूस सिक्रेट होने की वजह से हमारा जितना भी फूड है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, जितना भी सब कुछ है ना, वो सब कुछ डाइजेस्ट करेगा। सो द आंसर इज लीवर एंड द यकृत इन हिंदी। ओके, सो कोई भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, kidney is found in which part of the human body? And the A is neck, B is arm, C is abdomen and D is stomach। मानव शरीर में विकृत कहाँ पाया जाता है? A गर्दन में, B बाजू में, C उदर में एंड D इज अमाशय में। सो जो किडनी है हमारी ह्यूमन बॉडी में कहाँ पाई जाती है वो? एंड द आंसर इज C उदर में, एब्डोमेन। इसको ध्यान से देखो, एब्डोमेन, डोमेन मतलब नीचे वाला हिस्सा, स्टमक और नीचे थिग्स होती हैं जो हमारे क्या होता है टांगों और स्टमक के बीच वाला जो एरिया होता है ना, जितना भी, वहां किडनीज होती हैं बैक साइड। सो इन्होंने ये पूछा किडनी इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट में किडनी होती है? सो द आंसर इज एब्डोमेन, C1 इज उदर में। ओके, सो किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स इज, हरे पौधे में पोषण की विधि है परजीवी, विषमपोषी, मृतजीवी, स्वपोषी। A1 इज पैरासिटिक, B1 इज हेटरोट्रॉपिक, C1 इज चैप्टरोट्रॉपिक एंड D इज ऑटोट्रॉपिक। ये मैंने पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स जितने भी होते हैं ना, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। सो द आंसर इज डी ऑटोट्रॉपिक। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऑटो मीन्स सेल्फ, जो खुद कुछ कर सकते हैं, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जितना भी वो न्यूट्रिशन है, मतलब किस हिसाब से वो अपना लेते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, जितना भी न्यूट्रिशन है वो खुद बनाते हैं। सो द मोड ऑफ ग्रीन प्लांट्स का जो भी न्यूट्रिशन होगा वो कैसे होगा? ऑटोट्रॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट वन इज द ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम्स रिच इन, ऊतकों से दूर जाने वाला या छोड़ने वाला रुधिर समृद्ध होता है। हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल में, ऑक्सीजन में। द ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम्स रिच इन हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन। अब आपको पता ही है, जहां से हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड जहां जहां से जाएगा, जो जो एरिया रह जाएगा वहां पे क्या हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाएगी जितनी ज्यादा, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या काम करेगा? ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा बाइंड करेगा और हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन बन जाएगा। हीमोग्लोबिन एक ब्लड का रोल निभाता है। तो द ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम्स रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर आएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी हमारा फूड जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा? यहाँ पे आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सो बी आंसर आएगा इसका, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि पता ही है, जहाँ पे ब्लड जहाँ से चला गया उसके बाद डबल सर्कुलेशन, मैंने आपको बताया था कि एक जगह डीऑक्सीनेटेड ब्लड, एक जगह ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जहाँ ऑक्सीजन होगी वहां पे तो हीमोग्लोबिन काम करेगा, और जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम्स रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड।
सो किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्य में श्वसन वर्ण क्या है? कैरोटीन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। The respiratory pigment in human being is A is a carotene, B is a hemoglobin and C is a chlorophyll and D is a mitochondria। ये आपको पता है कि रेस्पिरेटरी किसकी हेल्प से होती है हमारी बॉडी में? रेस्पिरेटरी हमारी होती है हीमोग्लोबिन की हेल्प से। अब हीमोग्लोबिन मैं पीछे वाले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ, हीमोग्लोबिन क्या होता है कि जितना भी ऑक्सीजन कैरिंग जितनी भी ऑक्सीजन कैरी होती है वो किसके थ्रू होती है? हीमोग्लोबिन के थ्रू। हीमोग्लोबिन मतलब आरबीसी, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स के पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करके हमारी पूरी बॉडी में फैलाता है, और जहां ऑक्सीजन आ गया वहां पे रेस्पिरेशन तो होगी। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है रेस्पिरेशन में, तो इसका आंसर आएगा बी इज अ हीमोग्लोबिन। B1 is a hemoglobin. The respiratory pigment in human being is hemoglobin. Okay, students. Okay. So next question is the blood vessels which pump oxygenated blood from heart to the entire body parts. क्या है क्वेश्चन? रुधिर वाहिकाएं जो हृदय से ऑक्सीकृत रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। A is धमनियां, B is शिराएं and C is कोशिकाएं and D is hemoglobin. The blood vessels which pump oxygenated blood from heart to the entire body parts are arteries, veins, capillaries and hemoglobin. And the answer is A, arteries, धमनियां। ये मैंने पहले ही आपको पीछे भी क्वेश्चन में अपने डिस्कस किया है कि जो आर्टरीज होती हैं वो क्या होती हैं? थिक होती हैं। जितनी ज्यादा थिक होगी उतना ज्यादा ब्लड प्रेशर भी, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा ब्लड, क्योंकि सारा ही ब्लड उसके अंदर ही होना होता है ना, तो जिसकी वजह से यहाँ आप ध्यान रखना कि ब्लड वेसल्स विच पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाने मतलब ऑक्सीजन की जरूरत है वहां पे। तो ऑक्सीजन मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन के साथ होएगा, तो हीमोग्लोबिन किसके साथ रिलेट करता है? ब्लड के साथ। तो जहां ब्लड वेसल्स होंगी वो थिक होंगी, और वो आर्टरीज होती हैं, हमारे बॉडी के अंदर आर्टरीज होती हैं, वो थिक होती हैं, जो ब्लड वेसल्स का काम करती हैं, और वो पंप करती हैं ब्लड को कहां से? हार्ट से लेके एंटायर बॉडी तक। ओके ओके बच्चे, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24th क्वेश्चन इज नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। रुधिर के अलावा मानव शरीर में दूसरा स्वहन द्रव कौन है? प्लेटलेट्स, लाल रुधिर कृशियाएं, लसिका एंड प्लाज्मा। प्लेटलेट्स, आरबीसीज, लिम्फ एंड प्लाज्मा। आपको पता है कि हमारी बॉडी में दो चीजें तो सबसे ज्यादा होती हैं, एक आरबीसीज, दूसरा आता है लिम्फ। सो द नेम सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। हमारे आरबीसीज को छोड़ के और क्या क्या चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं? सो ए इज अ प्लेटलेट्स, बी इज अ आरबीसीज, सी इज अ लिम्फ एंड डी इज प्लाज्मा। मैंने ऊपर ही बता दिया लिम्फ, सो द राइट आंसर इज सी, लिम्फ। लिम्फ जो होता है वो एक सेकेंडरी सर्कुलेटरी फ्लूइड है जो हमारी ह्यूमन बॉडी में होता है। लिम्फ का काम होता है मेन आरबीसीज का। मैंने आपको बता दिया कि जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में होगा ऑक्सीजन, उतनी ज्यादा कैपेसिटी ऑक्सीजन की अच्छी होगी। तो यहाँ लिम्फ क्या करता है? लिम्फ एक अदर फ्लूइड है। लिम्फ क्या काम करता है? हमारे जहां जहां आरबीसीज नहीं पहुंचता प्रॉपर, वहां लिम्फ काम करता है। लिम्फ क्या करता है? लिम्फ हमारे डब्ल्यूबीसीज को फॉलो करता है, लिम्फोसाइट्स बनाता है। लिम्फोसाइट्स का मतलब है कि हमारे डब्ल्यूबीसीज कितने आ रहे हैं। डब्ल्यूबीसीज आपको पता होगा, डब्ल्यूबीसीज हमें बचाते हैं जो भी बाहर से हमें कोई बीमारी आती है या कुछ भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लें हमें कोल्ड हो गया, तो कोल्ड अपने को पता है कि टाइम पीरियड कोल्ड का मतलब कि जो हमें होएगा वो 2 या 3 डेज में हो जाता है सही, क्योंकि फर्स्ट डेज हमारी बॉडी इस चीज को रिएक्ट नहीं करती। तो वहां लिम्फोसाइट्स बनाएंगे, लिम्फोसाइट्स का था डब्ल्यूबीसीज बनाएंगे। तो डब्ल्यूबीसीज हमें प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ भी हमें बाहर से डिसीज आ रही है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवाणु हमारे अंदर आ रहे हैं, उसको लड़ने में हमारा हेल्प करते हैं। तो नेम द सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड इज लिम्फ। ओके, सो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकता है बच्चा। Okay, so the next one is name the tube which connects the kidney to the urinary bladder. उस नलिका का नाम बताइए जो विकृत को मूत्राशय से है। मूत्रमार्ग,
वृक्क खानु वाहिनी मूत्र वाहिनी. In English, A is a urethra and B is nephron, C is a tubule and D is ureter. And the right answer is, तो हिंदी में पता लग रहा है ना, उस नालिका का नाम बताइए जो विकृत को मूत्राशय से है, मतलब किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर. एंड द आंसर इज यूरेटर, मूत्रवाहिनी, यूरेटर, मूत्र वाहिनी. अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो यहाँ दो किडनीज होती हैं, किडनी से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलता है, यहाँ आके गाल ब्लैडर होता है, यहाँ आके होता है. तो जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, इस यहाँ पूछा इन्होंने, ये पूछा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको हम यूरेटर बोलते हैं. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसको जोड़ता है, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को जो जोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेटर. URETER, यूरेटर, मूत्रवाहिनी, इसको हम बोलते हैं मूत्रवाहिनी. सो द राइट आंसर इज डी. ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26th. 26th क्वेश्चन इज, where is the impure blood in our body filtered? ओके, क्या पूछा है, हमारे शरीर का गंदा रुधिर साफ होने के लिए कहाँ क्षमता है. ए इज अ हृदय में, बी इज अ फुसफुस में, मूत्रवाहिनी में, विकृत में. ए इज अ हार्ट, बी इज अ लंग्स एंड सी इज अ यूरेटर एंड डी इज अ किडनी. सो आपको पता होगा, इतना तो आपने पढ़ा होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, हमारा वेस्ट जितना भी होता है, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो हमारी बॉडी का वेस्ट हो, सब कुछ कौन, किडनी करेगा ना. तो इसका राइट आंसर है किडनी, डी. एंड इन हिंदी डी इज अ विकृत में. ठीक है, जो हमारी किडनी होती है ना, किडनी के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन्स होते हैं. ओके, जो ये नेफ्रॉन्स होते हैं ना, जब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये वोमेन कैप्सूल है हमारी किडनी का, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ. इसके साथ ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, इसके आसपास क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज ऐसे करके ना सराउंडेड होती हैं. यहाँ पे होता है ट्यूब्यूल. ठीक है, तो जितना भी हमारा ब्लड होता है अनफिल्टर्ड, यहाँ से इसके अंदर आएगा. ये वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, जो जितना भी वेस्ट मटेरियल होएगा ब्लड्स के अंदर, वो फिल्टर्ड होके यहाँ आके यहाँ से वो बाहर निकल जाता है. ये ट्यूब्यूल है, यहाँ से वो बाहर निकल जाएगा, मतलब बॉडी, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी. ठीक है, सो विच इज द इम्प्योर ब्लड इन अवर बॉडी फिल्टर, किडनी. किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स. ये नेफ्रॉन्स क्या काम करेंगे, जितना भी हमारा फिल्टर्ड होगा बॉडी का, वो सब कुछ फिल्टर किसके थ्रू होगा, किडनी के थ्रू होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकता है. ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 26 अपन ने डिस्कस कर लिया. देन इज 27th. ओके, the opening and closing of stomatal pore depends upon A is a oxygen, B is a water in guard cell, C is a temperature and D is a concentration of CO2 in stomata. स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया किस चीज पर निर्भर करती है. A is ऑक्सीजन, B is a रक्षक, कोशिकाओं में जल की उपस्थिति, एंड C is a तापमान एंड हृदय का CO2 स्तर. ओके, सो इसमें क्या पूछा है कि स्टोमेटा जो पोर होता है वो किसके हिसाब से खुलेगा. तो ये आपको पता है कि मैंने बता दिया था कि स्टोमेटा कहाँ होंगे, पत्तों के अंदर होंगे, लीव्स के अंदर होते हैं स्टोमेटा. तो लीव्स में अगर आपको पता है प्रोसेस होता है ट्रांसपायरेशन, एक ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है. इससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना, वो सब कुछ लीव्स के थ्रू बाहर आ जाता है. कभी आपने देखा हो कि ना कभी धुंध वगैरह पड़ी होती है तो वेस्ट वाटर ना कम से कम बाहर निकल रहा होता है ट्री की बॉडी से. अब कभी देखना लीव्स के अंदर ना ऊपर पानी होगा, जब मतलब धुंध का पानी नहीं होता, वो जो पेड़ के अंदर जो वेस्ट वाटर होता है ना, वो बाहर निकलता है. उस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं. सो लीव्स के अंदर ये पोर्स होते हैं. मैंने अभी डिस्कस किया था कि गार्ड सेल्स होते हैं, स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स भी होंगे जिसको प्रोटेक्ट करेंगे, हम बाहर वाले को गार्ड सेल्स बोलते हैं, और अंदर स्टोमेटल पोर होंगे. ठीक है, ये पोर जब मैंने बताया कि जहां वाटर होगा तो यहाँ पे वाटर भी प्ले रोल सबसे ज्यादा प्ले करेगा. तो क्वेश्चन में तो यही पूछा है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर डिपेंड्स अपॉन. अब आप खुद सोचो कि एक साइड तो स्टोमेटा क्लोज है और एक साइड बंद है, तो यहाँ कोई ना कोई तो चीज चाहिए ना इसको जो खोली और बंद करेगी. तो यहाँ पे वाटर अपना काम करेगा. ये पोर्स क्या हो जाएंगे, जब एक्स्ट्रा पानी इकट्ठा हो जाएगा इन पोर्स के बीच में पानी भर जाएगा, मतलब पूरा फुल अप हो जाएगा. ये जब भर जाएंगे तो प्रेशर की वजह से रप्चर हो जाएंगे, ऐसे खुल जाएंगे. जब खुल जाएंगे तो क्या होगा, गैसेस की में पीछे क्वेश्चन बताता है कि एक्सचेंज हो जाती है
गैसेस को, तो यहाँ पे आंसर इज अब बी आएगा। वाटर इन गार्ड सेल्स, रक्षक कोशिकाएं जल की उपस्थिति, जितना ज्यादा इनके अंदर पानी होगा उतना ज्यादा ये क्या हो जाएंगी, खुल जाएंगी प्रेशर की वजह से। खुलने के बाद तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन भी होगा और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which element is used in synthesis of protein? कौन सा एलिमेंट है जो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है? प्रोटीन के संश्लेषण में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? A is a hydrogen, B is a oxygen, and C is a nitrogen, and D is a carbon dioxide. A is a hydrogen, B is a oxygen, and C is a nitrogen, and D is a carbon dioxide. So इसका आंसर आएगा C, नाइट्रोजन। आपको पता है जो हमारे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? अमाइनो एसिड से बने होते हैं। यहाँ पे थोड़ा केमिस्ट्री का प्रोसेस लगेगा। अमाइनो एसिड किससे बने होते हैं? एक तो उसके अंदर कार्बन ग्रुप होता है, एक अमाइनो ग्रुप होएगा। तो अमाइनो ग्रुप किससे बना होता है? नाइट्रोजन से बना होता है। जो ये नाइट्रोजन है ना, एक इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे ना उलझे होते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर। जैसे मान लो ये एक हो गया, ये इसके ऊपर हो गया, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो ये प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन्स आगे अमाइनो एसिड्स, इसको हम अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। अमाइनो एसिड्स किससे बने होते हैं? नाइट्रोजन से। तो यहाँ इसलिए पूछा विच एलिमेंट यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट चाहिए? नाइट्रोजन। सो द आंसर इज सी, नाइट्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, तो किसी भी स्टूडेंट को अगर कुछ डाउट हो किसी बच्चे को, तो वो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकता है। Okay, so 29th question is the pancreas pour their secretions into small intestine, large intestine, stomach and duodenum. अग्नाशय अपना स्वाब कहाँ डालता है? सुताप, शुद्रांशु, वृदांश, अमाशय and ग्रहणी। Small intestine, large intestine, stomach and duodenum. Okay. सो जो ये 29th क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ है कि जो हमारे पैंक्रियाज होता है वो अपनी सिक्रीशन कहाँ डालता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्टमक में और ड्यूडेनम में। अच्छा, सो इसका एग्जैक्टली आंसर है ट्वेंटी-नाइन्थ। So the pancreas pour their secretion into small intestine, large intestine, stomach and duodenum. Small intestine इसका आंसर होगा A is a small intestine. The pancreas pour their secretion into small intestine, large intestine, stomach and duodenum. So the answer is A, small intestine. इन हिंदी, अग्नाशय अपना स्राव कहाँ डालता है? A is a शुद्रांश, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसमें एक ड्यूडेनम ना कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। जो ये ड्यूडेनम है ना, ये भी आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन ना जो होती है, ये आगे जाके ड्यूडेनम यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसका ड्यूडेनम होता है। ठीक है, तो इस चीज से आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी। जो भी पेनक्रियाज है ना, पेनक्रियाज इस तरीके से ध्यान रखो, इसकी लोकेशन ध्यान रखो कि पेनक्रियाज होता कहाँ है। पेनक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन के आप बिल्कुल एक साइड पे होता है। तो यहाँ से आप मतलब कि आपको ट्रिक मिलती है याद रखने की। द पेनक्रियाज पोर द सेक्रेशन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक एंड ड्यूडेनम। इन द राइट आंसर इज ए, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो भी जितनी भी सिक्रीशन होगी ना पेनक्रियाज, जैसे पेनक्रेटिक जूस सिक्रीट करेगा, तो पेनक्रेटिक जूस आगे जाके क्या करेगा? जितनी भी हमारी डाइजेशन होती है, सब कुछ जो भी होता है वो डाइजेशन आगे क्या करेगा? हेल्पफुल होएगा। तो डाइजेशन कौन करता है? ये तो आपको पता होगा। एब्जॉर्प्शन हमारी पूरी बॉडी की जो भी एब्जॉर्प्शन होती है ना, वो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। तो जितनी भी पोरेशन होती है ऊपर, जब सब काम कंप्लीट हो जाता है, जो एब्जॉर्प्शन होगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि द पेनक्रियाज और देयर सिक्रीशन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, सो किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज धमनियां और शिराओं को बेहद संकरी नलियों के एक नेटवर्क द्वारा जोड़ने वाली
नलिकाओं को क्या कहते हैं? कोशिकाएं, महाशिरा, महाधमनी और वाल्व। इसकी इंग्लिश में है नेक्स्ट वन इज प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू। जो प्रोटीन्स होते हैं वो डाइजेशन के बाद कन्वर्ट किस में होते हैं? पाचन के बाद प्रोटीन किस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं? ए इज अ ग्लूकोज, बी इज अ वसा, सी इज अमीनो अमल एंड डी इज अ स्टार्च। प्रोटीन्स आफ्टर आर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, फैट्स, अमीनो एसिड्स एंड स्टार्च। सो क्या क्वेश्चन पूछा कि प्रोटीन्स कैसे डाइजेस्ट होंगे आगे? सो ये मैंने आपको ऊपर पहले बताया था कि जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं उसको कौन डाइजेस्ट करता है? पेप्सिन एंजाइम। और ये पेप्सिन एंजाइम कहाँ होता है? स्टमक में होता है। सो इन्होंने ये बोला कि प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू, ये मैंने बताया था कि प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फैट्स में। सो यहाँ आंसर क्या आएगा? बी, फैट्स, वसा। प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स। ठीक है, प्रोटीन पैप्सिन बनाएगा, जहाँ पे पैप्सिन होएगा वहां पे प्रोटीन्स पक्का बनेंगे। मतलब पैप्सिन की वजह से ही प्रोटीन आगे डाइजेस्ट होंगे, और डाइजेस्ट होने पर प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फैट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके बच्चे। सो किसी भी स्टूडेंट को अगर कुछ भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू कैरी आउट ब्लड कोएगुलेशन इन अ कट और वाउंड। चोट या घाव में रक्त जमावट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज। प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो आरबीसीज होते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करेंगे, डब्ल्यूबीसीज हमें जो भी जितना भी कोई भी बाहर से हमें कोई जीवाणु या बैक्टीरिया कोई भी डिसीज आ रही है उससे प्रोटेक्ट करेगा। प्लाज्मा भी एक लिक्विड फॉर्म होती है जो हमारी बॉडी में होती है। इसका एग्जैक्टली आंसर आएगा ए, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। सो आपको भी पता हो कहीं भी आपको अगर हाथ में चोट लग जाती है तो कुछ या 3 या 4 दिन बाद वो बोल देते हैं ना ब्राउन ब्राउन सा हमारी ऊपर बॉडी में आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। वो जो ब्राउन ब्राउन ऊपर आ जाती है ना, एक पतली सी लेयर होती है, उसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो वो क्या करता है? ब्लड की कोएगुलेशन में हेल्प करता है। कोएगुलेट मतलब कि खून को रोकता है, कोएगुलेट करके वहीं पे क्लोट कर देता है, और फिर ज्यादा नहीं आता खून। अपने पता ही है कि अगर आप दबा लें कुछ 3 या 4 दिन बाद वहां पे ब्राउन कलर का वो लेयर बन जाती है। वो लेयर बनने की, उस लेयर बनने को क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। ठीक है, वो ब्लड को कोएगुलेट करके प्लेटलेट बना देता ताकि हमारी ब्लीडिंग रुक जाए वहीं, मतलब ज्यादा ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, सो द राइट आंसर इज प्लेटलेट्स। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज, क्वेश्चंस आगे कंप्लीट हो गए। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो वो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकता है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। तो ये थी साहिल मित्तल की क्लास, और ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि आपको ये क्लास कितनी यूजफुल रही है। तो इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो सभी बच्चे एक बार जरूर शेयर करें और जाते जाते लाइक और कमेंट करके जाएं क्लास के बारे में, क्योंकि बच्चों आपको पता कि ठीक रात 8:30 बजे जो मैथमेटिक्स की क्लास रहती है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्या सुबह 6:30 बजे साइंस की क्लास अटेंड करने के लिए आप सब बच्चे तैयार हैं? जो बच्चे कहते हैं कि यस सर हम 6:30 बजे क्लास अटेंड कर सकते हैं, वो बच्चे एक बार कमेंट करके हमें बताएं, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम जो साइंस की क्लास है उसका टाइम जो है वो हम बना सके। तो सभी बच्चे एक बार जरूर हमें कमेंट करके बताएं क्या मॉर्निंग टाइम में सभी बच्चे ठीक 6:30 बजे क्लास अटेंड करने के लिए तैयार हो, और या इसके अलावा आपको कोई और टाइम सूट करता है तो वो हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। आज की क्लास कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करें।